नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वह एलटी सहायक अध्यापक का जो प्रथम पेपर है उसकी 5वीं यूनिट का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रृंखला जो हम बात करेंगे। आज शिक्षा नीतियों पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने मैं कुछ MCQ लेके उपस्थित हुआ हूँ जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए शुरुआत करें। देखिए दोस्तों, पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 किस आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी? ये आपको बताना है। देखिए, मुदालिर आयोग पर थी या कोठारी आयोग पर थी या यशपाल कमेटी पर था या राधा कृष्णन आयोग पर थी। दोस्तों, ये इसका उत्तर बताने से पूर्व मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन पर जैसे जैसे क्वेश्चन का आंसर चलते हैं तो वैसे आप A B C करके आप बताते हुए, जिससे आपका क्या होगा, स्वमूल्यांकन होगा। ये आप लोगों के लिए ही फायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जो ये हमने जो बात करी थी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 थी, तो किस आयोग की सिफारिश पर यह आधारित थी? तो आपको मैं बता दूं, ये कोठारी आयोग की सिफारिश पर क्या थी, ये आधारित थी। ये आपको पता होना, जैसे कि आपने कोठारी आयोग पढ़ा होगा। जैसे कोठारी आयोग की क्या नीतियां थी, क्या उससे संबंधित चीजें थी। जैसे हमने आपको बताया था कि जो कोठारी आयोग था, कोठारी आयोग का जो गठन किया गया था वो 1964 को ये किया गया था। ठीक है। ये जो आई थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1968 को आई थी। तो इसकी जो अध्यक्षता की थी डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में की थी। शिक्षा के जितने भी पक्ष थे, उन सभी पक्षों के इसमें जो प्रक्रम थे उनके विषयों पर राष्ट्रीय न्यूनतम रूपरेखा या कहे भी जो साधारण सिद्धांत थे या उसकी नीतियां थी या उसकी रूपरेखा थी, उसको तैयार करने के लिए यहाँ पर ये अलग से आयोग का गठन किया गया है। जैसे जो ये आयोग था, इस आयोग की कुछ सिफारिशों की मैं बारे में बात करता हूँ। देखिए, ये जो महत्वपूर्ण है इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो ये आयोग की जो सिफारिशों पर आधारित थी, ये कौन कौन सी सिफारिश थी, जैसे कि आपको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि शिक्षा के जितने भी स्तर हैं उन पर सामान्य शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में, जैसे सामाजिक सेवा हो गए, कार्य हो गए, उत्पादन हो गया, अनुभव, तो इसको सम्मिलित करने की यहाँ पर बात की गई थी। और आपको ये भी बताना सुनिश्चित करूंगा कि नैतिक शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व की जो भावना उत्पन्न करने पर इसमें भी बल दिया गया था। और माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय शिक्षा बनाया जाए, इस कमेटी ने ये भी कहा गया था। और आपको बता दूं, विद्यालयों के जो अध्यापक हैं, अध्यापकों को प्रशिक्षण हो गया, उनकी श्रेणी विशेषकर उस पर बल देने की यहाँ पर बात करी गई थी। और तो और इसके अंतर्गत जो कहा गया था कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में जो कृषि के जो अनुसंधान है और साथ ही उसके संबंध में जो विज्ञान है उसके उच्चतम प्राथमिकता उसको दी जाए, ये इसके इस सिफारिश के अंतर्गत कही गई थी। अब दूसरे प्रश्न को आप देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है कि वर्ष 1967 में सरकार ने शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया था? ठीक है। अब यहाँ पर संसदीय समिति का गठन की बात करें तो यहाँ पर भावात्मक एकता समिति थी या शर्मा समिति थी या प्रसूति समिति थी या लिंगदेह समिति थी? तो कौन सी समिति थी ये आपको बताना है। देखिए, सपुष्ट समिति, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट है। ये जो समिति थी, ये क्या समिति थी? ठीक है। तो इसमें क्या ड्राफ्ट थे? तो ठीक है, ये आपको बता दीजिए। अब बात करेंगे, यहाँ पर दिया है तीसरे नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है कि महात्मा गांधी के विचार के अनुरूप ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? देखिए, ग्रामीण अंचलों के अंतर्गत हम बात करें, विश्वविद्यालय की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वविद्यालय की स्थापना का लक्ष्य जो रखा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसके अंतर्गत ये सम्मिलित था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 थी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1992 थी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी या उपरोक्त में से सभी थी? तो ये कौन सा इसका आंसर सही होगा? जिसको भी आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में प्लीज इसका आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपको मैं इसका जो सही आंसर दूं तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी 1986 में इस चीज का जिक्र किया गया था। ठीक है। अब बात करेंगे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की। अगर हम बात करें, चौथे नंबर का प्रश्न है के रूप में किस शिक्षा नीति को जाना जाता है? कौन सा कॉमन मिनिमम
जो प्रोग्राम था उसके रूप में हमें कौन सी शिक्षा नीति को हम जानते हैं। तो इस शिक्षा की नीति के बारे में भी हमें ये पता होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 थी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1962 92 थी या 19 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी ये शिक्षा नीति थी ये आपको बताना। दोस्तों आपको मैं बताऊं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो यहाँ पर आधारशिला रखी जाएगी, जो शिक्षा नीति के रूप में हम जिसे जानते हैं, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1962 ये थी। ये आपको पता होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा। 1962 की जब हम बात करें, इसमें क्या था थोड़ा इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। 1962 में जो एनईपी जो लाई लाई थी नई शिक्षा नीति, जो 1986 में, जैसे कि आप सभी को यह सर्वविदित भी होगा कि नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा एक सुधार किया गया था, जो कि वर्ष 2005 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इसको स्वीकार भी कर लिया गया था, और जिसे हमने कहा कि मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के रूप में इसको जाना गया। और फिर आता है एनईपी 1992 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी चर्चा मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे कि आपको ये भी सर्वविदित होगा कि अखिल भारतीय स्तर की जो जितने भी व्यवसायिक तकनीकी शिक्षा के लिए हम अगर बात करें, तो देश में एक सामान्य प्रवेश परीक्षा का यहाँ पर सिस्टम लागू किया गया था, भारत सरकार ने किया गया था, जिसे इंजीनियरिंग हो गया या आर्किटेक्चर योजनाओं के क्रम में किया गया था। प्रवेश के लिए 3 परीक्षाओं का आयोजन यहाँ पर किया गया था, जिसमें जैसे आपको पता है, जैसे कि आज भी वो देते हैं, जेई का हो गया, ए AIEE होता है, और राष्ट्रीय स्तर पे होता है, और SLEE करके होता है राज्य, जैसे राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जिसे हम कहते हैं। तो इसकी ये चीज़ें रखी गई थी। और आपको एक चीज़ और बताना, आपको ध्यान और भी केंद्रित करना चाहूँगा, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत जो किया गया था, जो नीतियों में जैसे राज्य स्तरीय संस्थान हो गए हैं, उनको जोड़ने का विकल्प भी उपलब्ध कराने की यहाँ पर बात की गई थी, तो याद रखिएगा। अब बात करेंगे 5वें नंबर का प्रश्न। 5वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जो कोठारी आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष तक का ये था। कोठारी आयोग की हम बात करें, यदि आपने कोठारी आयोग पढ़ा होगा तो आपको ये भली भांति परिचित होगा कि उसका जो कार्यकाल कितने समय के लिए था। ठीक है, तो ये जो था, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 1964 से 1966 तक, 1965 से 1977 तक, 1965 से 1966 से 1968 तक, 1968 से 1969 तक। तो ये कब से कब तक का था, तो ये आपको बताना है। दोस्तों इसका जो कार्यकाल रखा गया था 1964 से 1966 के मध्य में इसको रखा गया, क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा, जो कोठारी आयोग का जो टाइम पीरियड माना जाता है 1964 से 1966 ही दिया जाता है, क्योंकि सरकार ने इसको किया था 1964 में। जैसे कि आपको बताया, डॉक्टर DS राधाकृष्णन कोठारी आयोग की जो अध्यक्षता, डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा के जितने भी पहलू थे, उसके उपक्रम थे, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रूपरेखा को तैयार करने के लिए, तो ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत रखी गई थी, जिसमें तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की गई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम जब बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो ये कह रहा है 6 नंबर का, सरकार ने शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए संसदीय समिति की स्थापना किस वर्ष की थी। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए क्या कहते थे, सरकार ने संसदीय समिति की स्थापना की थी, वो किस वर्ष की थी। 1965 में, 1967 में, 1968 में, 1977 में। किस वर्ष ये कमेटी को ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया था। जिसे भी आंसर आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। एक मूर्ख दर्शक के तौर पर मत बनिएगा, शायद मेरी बातें आपको चुभ सकती है, मगर जिस दिन आपका परीक्षा फल बहुत अच्छा होगा तो उस दिन मेरी बात अच्छी लगेगी। ठीक है, अब इसका जो उत्तर है वो आपके 1967 को ये किया गया था। ठीक है, अब देखिए 7वें नंबर, प्रस्तुत समिति की सिफारिशों को किस संस्थान ने स्वीकृति प्रदान की थी, ये आपको बताना। ठीक है, किस संस्थान ने इसको स्वीकृति प्रदान की थी। तो अगर हम बात करें, जैसे UGC है, NCERT द्वारा दिया, CSBE द्वारा दिया, उपरोक्त में सभी, तो किसने इसको अपना सपोर्ट दिया था, तो बताओ। CABE द्वारा इसको किया गया था, इस संस्थान को स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब बात करेंगे 8वें नंबर का प्रश्न, आप देख पा रहे होंगे। 8वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच का उद्देश्य किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है। कि सभी को शिक्षा
का हक प्रदान हो, सभी तक शिक्षा को पहुँचे। तो ये जो कहा गया था वो कौन सी शिक्षा नीति से संबंधित है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की थी, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की थी, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 थी, या उपरोक्त में से सभी? तो किसके अंतर्गत कहा गया था? तो ये आपको पता होना। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी 1986 में इस चीज़ को कहा गया था। ठीक है, अब 1986 की जो शिक्षा नीति थी, थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको मैं जानकारी प्रदान करना चाहूँगा, क्योंकि आपका ध्यान यहाँ पर आकर्षित करना। देखिए, गतिशील गतिहीन अगर मैं कहूँ जो शिक्षा नीति थी, गतिशील समाज को गतिशील समाज में परिवर्तन करने के लिए क्या कहते थे? नवीन शिक्षा नीति, जो 1986 में इसको। देखिए, जो हमारा समाज था वो समाज क्या था? गतिविहीन हो गया था, जिसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा शेष नहीं रह गई थी। तो उस समाज को कहीं न कहीं गति देने के लिए, उस समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक नवीन शिक्षा नीति की यहाँ पर जो घोषणा की गई थी, ये 1986 की गई थी। अगर जो इसके प्रमुख उद्देश्य थे, अगर मैं बात करूँ जिसके अंतर्गत कुछ बिंदु मैं रखना चाहूँगा आपके सामने, जैसे महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप अगर हम बात करें, जो ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए बात करें कि सभी को शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा हो, तो महात्मा गांधी ने भी इसमें जो विशेषकर जो बल दिया था कि ग्रामीण आंचलों में अगर कहें विश्वविद्यालयों की यहाँ पर स्थापना करनी चाहिए। जैसे कि आपको ये भी सर्वविदित होगा कि जो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की परिस्थिति को स्थापित किया गया था, जैसे कि दूरस्थ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। दूरस्थ क्षेत्रों में अध्ययन को सफल बनाना था। शिक्षा की सार्वभौमिक तक पहुँच सबकी होनी चाहिए। संस्कृति परिवेश हो या उसके मूल्यों पर आधारित शिक्षा पर बल दिया गया था। और शिक्षा का आधुनिकीकरण की बात करें, उसको व्यापकता की यहाँ पर भी बल दिया गया था। और आपको एक चीज़ और भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो शिक्षकों की जो शिक्षा थी, और इस संबंध में भी बात को विशेष रूप से उल्लेखित किया गया था कि भैया किसी भी देश के लोगों का जो स्तर है उसके अध्यापकों के माध्यम से ऊंचा ऊंचा हो सकता है। ठीक है, तो ये इसमें कही गई थी। तो अब देखिए 90 नंबर का प्रस्तुत समिति जो थी, इसका इसका किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से है, ये आपको ना सपुत्र समिति का जो संबंध था किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से है, ये आपको बताना। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का था, 1986 में था, या 1992 में था, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि, जिसे आता है तो वो बताइए। देखिए, जो ये था आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में ये थी। ठीक है, अब जब हम बात करें शिक्षा नीति की, अगर हम बात करें जिसमें हमने जो हमारा जो टॉपिक भी है कि शिक्षा नीतियों पे हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें क्या था, जैसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की अगर हम बात करें, तो ये जो नीति थी कोठारी आयोग की जो सिफारिशों पर ये आधारित थी। 1964 से 1966 तक ये थी। ये किसके आधार पर थी? कि जो कोठारी आयोग की ये सिफारिशें थी। और वर्ष आता है 1967 में सरकार ने क्या थी, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया, जो सपूत समिति के नाम से उपस्थित हो। सपूत ये जो है, सपूत ये करके जो एक शब्द आता है, ठीक है, इस के रूप में क्या हुई थी, इसको इस नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसे हम अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है सपूत करके जो शब्द है, तो इसका संबंध किससे है? तो प्रथम शिक्षा नीति जो थी 1968 का से संबंधित इसको ये नाम दिया गया था। जब ये नाम दिया गया था, जो समिति के जो ड्राफ्ट पर जब विचार किया गया था, तो जो थी CABE द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी। कभी क्वेश्चन बनता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 थी, इसको किसके द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो आपको बताना CABE के द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके आधार पर हम अगर बात करें तो भारत सरकार ने NEP जो 1968 को इसको घोषणा कर दिया गया था। जो हम जब करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर बात करें, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की जब बात करते हैं, तो 1968 में की कुछ ऐसी प्रमुख विशेषताएं रही, जैसे कि हम आपके सामने मैं रखना भी चाहूँगा, क्योंकि हम चीज़ों को समझ कर आपके सामने रखने की प्रयास कर रहा हूँ कि इसने
सभी स्तरों पर क्या शिक्षकों के मानकों को बढ़ाने पर बल दिया। इसके अंतर्गत क्या था, जितने भी योजनाएं थी, पर्याप्त कोष को प्रावधान के रूप में नए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात की गई। इसके अंतर्गत जो स्नातकोत्तर शिक्षण था, अनुसंधान था, साथ साथ ही अगर मैं बात करूँ अध्ययन के केंद्र को उसमें बल दिया गया था, उसको सुधरने। और आपको बता दूं 19 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1966 है, इसके प्रमुख अगर मैं बात करूँ तो इसको त्रिभाषाई फार्मूला की सिफारिश भी इसको कहा जाता है, जिसमें आपके हिंदी, अंग्रेजी और साथ ही आपकी जो स्तरीय स्तर पर जो भाषा थी उसको सम्मिलित करने की इसमें बात की गई, जिसे हम क्या बोलते हैं, त्रिभाषाई सूत्र के रूप में हमें इसको जानते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे 10वें नंबर का प्रश्न। 10वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि पाठ्य चर्चा में कक्षा 1 से ही मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की वकालत किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ये की गई थी। देखिए, कक्षा 1 से लेने से ही मातृभाषा के साथ साथ जो अंग्रेजी शिक्षा में भी शिक्षा देने की वकालत ऐसी कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जिसने इस पे क्या दिया था, बल दिया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी शिक्षा नीति थी। ठीक है, जब हम बात करते हैं 10वें नंबर की बात करते हैं तो वो जो थी 1986 थी, 2005 थी, 2012 थी, 2023 थी। तो जिसे क्वेश्चन का आंसर आता है तुरंत ही इसका आंसर दीजिए और साथ ही फिर आंसर भी मिलाते हुए चलिए। देखिए, जो ये जो नीति थी, वो जो नीति थी 2005 में आपकी जो जो मातृभाषा के साथ क्या थी, आपकी अंग्रेजी को अनिवार्य रूप में उसको वकालत की गई थी कि इसको राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में ये की गई थी। अब ठीक है, कौन सी थी, 2005 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसमें क्या था, थोड़ा इसको मैं जैसे हम अगर 2005 की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा थी 2005 थी। तो इसमें राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 को क्या थे, एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास के साधन के रूप में इसको प्रस्तावित किया गया था और इसमें जैसे दिसंबर 2005 में इसको प्रकाशित किया गया था। और साथ ही आपको ये भी समझना अत्यंत आवश्यक होगा कि जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की जो रूपरेखा है 2005 में शिक्षक की भूमिका, उसकी उत्प्रेरक के रूप में और रूपरेखा के अनुसार अगर हम देखें तो जो बच्चों के आकलन की जो क्षमता है, उसके दैनिक गतिविधियों को सही तरीके से किया जाना है पाठ्यक्रम में। प्राथमिक स्तर पर जैसे मैंने कहा कि कक्षा 1 से, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कक्षा 1 से मातृभाषा के साथ साथ इसमें अंग्रेजी शिक्षा की वकालत पर जोर दिया गया था। और इसमें जो जो किस प्रकार से जोर दिया गया था इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हमें कह रहे हैं कि शिक्षा देने की वकालत पर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की यहाँ पर चर्या में की गई है, जैसे कि बालक को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। और साथ ही अगर हम आपको राष्ट्रीय जो पाठ्य चर्चा है 2005 में इन विषयों पर विशेष कर क्या दिया था, ध्यान दिया गया था। जो पाठ्य चर्चा में ज्ञान को समृद्ध करने हेतु क्या किया था, जैसे स्कूल के बाहर के जीवन को उसको जोड़ने का प्रयास किया गया था। और जो पाठ्य चर्चा है, पाठ्यचर्या को क्या किया था, इस प्रकार से समृद्ध किया गया था कि ताकि बच्चे को सर्वभौमिक विकास हो सके। सर्वभौमिक विकास का तात्पर्य क्या होता है, बच्चों के शारीरिक और मानसिक रूप में उसको विकसित करना होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे 11 नंबर का प्रश्न है। 11 नंबर का प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के अंतर्गत कितने लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया है। देखिए, इसमें दिया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 4 दिया गया, 5 दिया गया, 6 दिया गया, 7 दिया गया। तो कितने लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात की गई, तो जिससे आता है क्वेश्चन का आंसर दी। जो इसका जो सही उत्तर है ये आपका 4 है। इसमें कौन सी बात कर रहा है, जो रूपरेखा थी 2023 की यहाँ पर चर्चा कर रहा है, ना कि आपकी कोई और। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा जो 2023 था, इसमें हमने कहा था 4 लक्ष्यों को क्या किया गया था, पाठ्य रूपरेखा में जो एनसीएफ के रूप में तैयार करना था, जिसके लिए किया गया था शिक्षा मंत्रालय जो एनसीईआरटी के द्वारा इसको संयुक्त रूप में एक व्यापक रणनीति के रूप में इसको तैयार किया गया था। जिसमें क्या थी, 4 बिंदुओं को विशेषकर ध्यान में रखिएगा। मैं आपके सामने रख भी देता हूँ कि प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा को तैयार करना। ठीक है, पहला ही था। दूसरे की अगर बात करूँ तो स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ द्वारा। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा अगर बात को, जो शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा को तैयार करना। जो अंतिम हुआ था, जो चौथे नंबर का था, वयस्क शिक्षा के लिए क्या था, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा को तैयार करना। तो ये 4 भागों में इस प्रकार से इसको विभाजित किया गया। अब बात करेंगे 12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार करने का लक्ष्य किस वर्ष तक के लिए निर्धारित किया गया। देखिए, हम क्या करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो यानी कि 2020 के अंतर्गत जो वर्तमान शिक्षा
प्रणाली में जो सुधार के लिए जो लक्ष्य रखा गया है, कितने वर्ष तक लक्ष्य रखा गया है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको 2025, 2030, 2035, 2040 तक का ये लक्ष्य रखा गया। तो आपको मैं बता दूं, जो ये लक्ष्य रखा गया 2030 तक का के लिए लक्ष्य रखा गया, तो याद रखिएगा एनईपी हम 2020 की बात करें, तो जब हम एनईपी 2020 की बात करें तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्या करते थे, जो भारत सरकार द्वारा इसे जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था। और इस नीति में क्या था, जैसे ग्रामीण हो गया, शहर, दोनों क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर और जैसे आपके उच्च शिक्षा है, व्यवसाय प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक रूपरेखा इसमें तैयार की गई थी। ठीक है, ये समझना आपको अत्यंत अनुसार है। और साथ ही इसमें जैसे कि अगर मैं बात करूँ शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति थी 1986 का ये स्थान इसने लिया। और जिसका अगर मैं कहूँ जो लक्ष्य था 2030 तक का वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार करने का और गुणवत्ता को बढ़ाने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। क्यों लक्ष्य रखा था, निर्धारण किस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए रखा गया था, तो मैं आपको बता दूं लक्ष्य 2030 तक का क्या रखा गया था, जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार कर भारत की जो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की यहाँ पर बात करी गई थी, याद रखिए। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 13वें नंबर का प्रश्न है कि उच्च शिक्षा में सपन नामांकन अनुपात को वर्ष 2035 तक कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों अगर आपको अच्छी लग रही हो ये वीडियो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही इसके प्रश्नों का उत्तर मेरे साथ देते हुए चलिए, इससे स्वयं का आकलन होगा। हम कह रहे हैं कि उच्च शिक्षा में सफल नामांकन अनुपात को 2035 तक कितने प्रतिशत बढ़ाने के यहाँ पर लक्ष्य रखा गया। यहाँ पर 40 रखा गया है, 50 रखा गया है, 60 रखा गया है, 70 रखा गया है। तो कितना प्रतिशत ये लक्ष्य रखा गया है दोस्तों, तो आपको बता दूं 50% इसमें क्या गया, ये लक्ष्य को रखा गया कि हाँ कि हम यहाँ पर क्या करेंगे 50% हम लक्ष्य को हासिल करने की 50% ही रखा गया। तो अब ये 50% रखा गया, तो इसमें कितना ये सुधार लाया जा सकता है तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है यहाँ पर देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्ष 2000 वर्ष 1992 में किस प्रधानमंत्री की सरकार द्वारा इसे सुधार किया गया। देखिए जो कमियां 1986 की जो शिक्षा नीति में थी उसमें सुधार 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। और ये उस समय कौन से प्रधानमंत्री थे, किसकी सरकार द्वारा से किया गया था। तो पहला ऑप्शन आपका चंद्रशेखर थे या नरसिम्हा राव थे या अटल बिहारी वाजपेयी थे या विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। तो कौन उस समय प्रधानमंत्री के पद पर काबिज थे, तो आपको मैं बता दूं उस समय जो थे आपके नरसिम्हा राव उस समय क्या थे आपके कुर्सी पर बैठे हुए थे। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये था। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न, तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को किस प्रधानमंत्री की सरकार द्वारा स्वीकृति किया गया। तो जिसमें प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे उनकी सरकार द्वारा इसको संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को यहाँ पर किस प्रधानमंत्री सरकार द्वारा इसको स्वीकृति दी गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी थे या इंदु कुमार गुजराल थे या मनमोहन सिंह थे या एच डी देवगौड़ा थे। तो कौन से उस समय ये प्रधानमंत्री ये रहे थे, तो आपको मैं बता दूं ये मनमोहन सिंह के सरकार में ये चीज को क्रियान्वित किया गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसमें किया गया था 1968 की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें संशोधन किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करेंगे 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है शिक्षकों की शिक्षा के प्रावधान को किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, ये आपको बताना है। देखिए 1968 में क्या, 1986 में क्या, 1992 में किया गया, उपरोक्त सभी। तो किस में किया गया है, शिक्षकों की शिक्षा के प्रावधानों को किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से दीजिए, जिसे भी आता है, जिसे आता है वो दीजिए, नहीं तो मूर्खता से बनने की आवश्यकता भी नहीं है। देखिए ये जो दिया गया है ये दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1886 को ये किया गया, इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया। ठीक है, अब बात करेंगे एनआईपी का विस्तृत स्वरूप क्या है। ठीक है, एनआईपी का विस्तृत स्वरूप क्या है, नेशनल प्रोफाइल ऑडिट की बात करें, ऑडिट या फिर नेशनल प्रोवाइड आइडेंटिफाइड करके है, नेशनल प्रोवाइड आइडेंटिफाइड
रेक्टिफायर करके उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ABC इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख पा रही है कौन सा है, तो आपको मैं बता दूं इसका जो सही आंसर है तो आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं 18वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ना है। तो 18वें नंबर का प्रश्न क्या करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा तैयार करने में कौन से लक्ष्य शामिल हैं। ठीक है, जब हमने कहा कि 2020 के राष्ट्रीय पाठ्य की रूपरेखा को तैयार करने में कौन सा लक्ष्य सम्मिलित है, इसमें दिया है NCFECCE, या NCFTE दिया गया है, या NCFAE दिया गया, NCFSE दिया गया। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे ये कुछ कोड दिए हैं, तो इनको मिलाना है, इसको सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो इसको आप सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये देख पा रहे 18वें का ये प्रश्न है, 18 का इसमें कौन सही हो सकता है, तो ये बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है, ये क्रम से ये लगे हुए हैं। ठीक है, देखिए ये क्रम से इन चीजों को लगाया हुआ है, तो ये 1 2 3 4 ये इसका अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, जिसको फिर से देख लीजिए। अब बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत NCFAE संस्थान के अंतर्गत कौन सा कार्य सम्मिलित ये किया गया है, ये आपको बताना। देखिए यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा तैयार करना, या शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करना, या वर्ष की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करना है, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा तैयार करना है। तो इसमें से कौन सम्मिलित है, तो 1900 का ये है, तो ये आपको बता तो इसका जो सही है वयस्क शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करना होता है। 2020 की जो शिक्षा नीति दी गई थी। लेकिन 2020 की अगर हम बात करें तो इसमें जिस प्रकार से जो बात की गई थी कि भैया इसमें जैसे ये जो नीति थी 10+2 की जो स्कूली जो व्यवस्था थी, उसमें 3 से लेकर 18 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए जो पाठ्य चर्चा की हमने बात करी, और साथ ही जो शिक्षण शास्त्रीय आधारों को इसमें 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था को पुनर्गठित किया गया था। और वर्तमान में अगर हम बात करें 3 से लेकर 6 आयु के जो बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा, जो ठीक है ये चीजें इसमें बात की गई हैं, तो याद रखिएगा, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण। ठीक, अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो प्रश्न है वो 20वें नंबर का प्रश्न है। 20वें नंबर का प्रश्न क्या करें, इसको भी देख लीजिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किस संस्था के अंतर्गत तैयार की गई। जो 2020 की जो NEP 2020 है, इसके अंतर्गत ये शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किस स्थान पर इसको तैयार किया गया। तो यहाँ पर NCFAE दिया गया है पहला, B NCFECCE दिया गया, ये NCFTE दिया गया, ये NCFSE दिया गया। तो कौन सा इसका सही उत्तर होगा, तो ये आपको बताना है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है ये NCFTE के माध्यम से ये शिक्षकों के लिए पाठ्य रूप चर्चा तैयार की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 21वें नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा। ठीक है, जिसे NSQF के कितने स्तर हैं यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर NCF की बात करें, राष्ट्रीय कौशल योग्यता की अगर हम बात करें तो ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है अपने आप में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसमें है 6 दिया गया है, 8 दिया गया है, 10 दिया गया, 12 दिया गया, तो कितने इसमें ये स्तर हैं, तो अगर हम बात करें इसके जो कुल स्तर है 10 है। ठीक है, अब 10 स्तर हैं, तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो हमने कहा कि जो राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क की जब हम बात करते हैं, तो ये क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत और योग्यता आधारित शिक्षा का ढांचा ये है, जो क्या कहते हैं, जो व्यक्तियों को उनकी वो जो वांछित क्षमता है वो उनके स्तर को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं अनुमति देता है। जब हम कहते हैं नेशनल NSQF की अगर हम बात करें, जिसे हम राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क की जब हम बात करते हैं, तो व्यावसायिक शिक्षा में व्यवसाय प्रशिक्षण के भीतर, और व्यवसाय शिक्षा को व्यवसाय प्रशिक्षण, सामान्य शिक्षा, और साथ ही अगर हम बात करें तकनीकी शिक्षा के बीच में
और अगर देखें तो उसके अंतर्गत जो क्षैतिज होता है और ऊर्ध्वाधर कई ऐसे विकल्प एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, जिसे सीखने के लिए स्तर यहाँ पर लगाए गए हैं। तो इसमें हमने कहा कि 10 टोटल क्या है, 10 स्तर रखे गए हैं। तो अगर 10 स्तर की बात करें तो जिसमें व्यवसायिकी होते हैं, तकनीकी कौशल हो गया, समृद्ध हो गया, और पढ़ाई में जो बहु विषय हैं उनको दृष्टिगत इसमें रखा गया। तो ये काफी महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब हम बात करेंगे 22वें नंबर का प्रश्न। अब 22वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। देखिए यहाँ पर बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में भारी भरकम एक प्रश्न है। तो ये देखिए, कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक रूप में अधिकार में सम्मिलित किया गया। यहाँ पर 2001 दिया है, 2021 दिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ABCD यहाँ पर जो दिया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका जो आर्टिकल था अनुच्छेद 21A में इसको सम्मिलित किया गया, इसको मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया। ठीक है, अब 83 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस आयु के बच्चों को बच्चे शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर 6 से 14 या फिर 6 से 16 या 6 से 14 या उपरोक्त में से इसमें कोई नहीं यहाँ पर दिया है। तो ये आपको बताना है, ये 83 नंबर का अत्यंत महत्वपूर्ण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये आपके 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को ये तरीका। अब यहाँ पर देखिए 26वें नंबर का प्रश्न, 24वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE की अगर हम बात करें, RT की अगर बात करें तो लागू करने वाला देश कौन सा देश बना। तो आपको बताना 135वां देश बना भारत, या फिर 130वां बना, 133वां या 38वां। तो भारत की अगर हम बात करें, भारत में शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE की बात लागू करने वाला देश के अंतर्गत कौन सा बना। तो ये आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये भारत जो बना 135वें नंबर का ये देश बना जिसने RTE ये लागू किया। अब यहाँ पर देखिए 25वें नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि भारत शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष ये लागू किया गया था। तो ये आपको बता दो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो था 2009 था, या 2010 था, 2011 था, 2012 था। तो 25वें का क्या आंसर हो सकता है। तो आप सभी बताएं 2010। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। 2010 था, इसमें थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा इसमें जो कहा गया था 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया था। जो आर्टिकल था 21A के तहत इसको मौलिक अधिकार के रूप में इसको लागू किया गया था। जब हम बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम का जो पूर्ण शीर्षक रहा, जो इसका स्लोगन रहा, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम में इसको जोड़ दिया गया। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो अगस्त 2009 में संसद द्वारा इसको पारित किया, और जबकि इसे जो ये अधिनियम था 2010 में इसको लागू किया गया था। तो उस समय अगर हम बात करें तो 135वें देश के रूप में भारत ये बन गया, जिसे RTE जिसने लागू किया था, जहाँ शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बन गया। और जो ये अमेंडमेंट किया गया था वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 86 में जो संविधान संशोधन था 2002 में इसको किया गया था। भारतीय संविधान में क्या किया था, जो आर्टिकल 19A में इसको डाल दिया गया ना, 21A में इसको डाल दिया गया, जिसे कहा जाता है कि भैया 6 से लेकर 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको मुक्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के तहत इसको तरीके से इसको प्रदान किया जाएगा। जबकि ये क्या है, कानून है, विधित कानून के रूप में से बनाया गया। ठीक है, आप बात करते हैं 26वें नंबर का प्रश्न। 26वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है इसको भी देखिए। 26वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पुरानी प्रणाली 10+2 के स्थान लेने वाली जो नई व्यवस्था है 5+3+4 किस वर्ष अवधि तक ये छात्रों को सम्मिलित किया गया। तो इसमें दिया है A 4 से 19 वर्ष, या फिर B 3 से 18 वर्ष, C 4 से 18, या फिर D 3 से 16 वर्ष तक कितने आयु तक के बच्चों को उसमें सम्मिलित किया गया है। किसके अंदर 10 जो नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 तक की जब हम बात करें तो ये किसके अंदर रखा गया। तो आपको मैं बता दूं ये 3 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को उसमें सम्मिलित किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय
पाठ्य चर्चा कार्य की रूपरेखा 2009 का मुख्य स्वरूप किस संस्थान की पृष्ठभूमि पर तैयार किया गया है? ऐसी कौन सी जो राष्ट्रीय जो आपके ग्रामर जो अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2009 थी, उसकी मुख्य रूप से उसे किस संस्थान के पृष्ठभूमि किस संस्था के अंतर्गत उसको तैयार किया गया था? एनएफसी जिसने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 1975 या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 1988 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 या इनमें से कोई नहीं। तो किसके अंतर्गत किया गया था? तो ये आपको बताना है, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो आपको बता दूं ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंतर्गत इसको क्या करें, इसको पृष्ठभूमि को यहाँ पर तैयार किया गया था। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब 28वें नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देख पाए होंगे कि उच्च शिक्षा में सफल नामांकन अनुपात को किस वर्ष बढ़ाकर उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें सम्मिलित करने का यहाँ पर लक्ष्य 2025 तक करेगा, 2030 या 2035 2040 तक। तो कब तक ये लक्ष्य रखा गया है कि हम 3.5 करोड़ की नई सीटें यहाँ पर सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है। किस वर्ष तक ये लक्ष्य पूर्ति करने की बात करेगी है? तो आपको बता दूं 2035 तक ये लक्ष्य को पूर्ति करने की बात कही है। अब यहाँ पर देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 ने किस वर्ष के दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम का यह स्थान लिया था? तो ये आपको बताना है कब ये अधिकार लिया था, 1990, 1992, 1995 या उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है तो यह है आपका 1995। ठीक है, 1995 ये वो था। तो थोड़ा सा इसके अंतर्गत भी अगर हम बात करें, जैसे दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित जो कानून दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जो था, थोड़ा इसको समझने की कोशिश। इसमें क्या था कि जो 2016 ने क्या किया था, 1995 का जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम था उसका स्थान लिया 1995 का जो स्थान जिसने लिया 2016 में लिया। और इस नियम के अंतर्गत अगर हम दिव्यांगों को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया था। और दिव्यांगता की जो मौजूदा प्रकार है वो पहले तो सात प्रकार से दिव्यांगता को हम परिभाषित करते थे, अब उसको बढ़ाकर क्या करते तो 21 इसके अंतर्गत दिव्यांगता को ये कर दिया गया, जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो जैसे केंद्र सरकार ने जो ये अधिकार दिया था वो दिव्यांगों के अलग अलग प्रकार को और अधिक बढ़ा सकती है, इसको भी कहा गया था। ये जो अधिनियम था इसको बेंच मार्क भी कहा जाता है। बेंच मार्क दिव्यांग जन या विकलांगता इसको रूप में दिखा था। तो इसमें क्या था, जो भी जो बेंचमार्क जो हैंडीक्राफ्ट जो डिसेबल थे, जो उनसे जो पीड़ित थे 6 से लेकर 18 वर्ष तक के जितने बच्चे थे उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसको किया गया था। बेंचमार्क विकलांगता से ये अभिप्राय उन लोगों से भी है जो कम से कम 40% के रूप में क्या विकलांगता उनके अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि बेंचमार्क विकलांगता के अंतर्गत लोगों को कम से कम कितने प्रतिशत विकलांगता का प्रभाव होना है। तो अभी मैंने आपको बता दिया था 40% ये है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 31 नंबर का प्रश्न है कि दिव्यांगता के मौजूदा प्रकार 7 से बढ़ाकर कितना कर दिया। तो अभी आपको मैंने स्पष्ट तौर पर बताया, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपने सुना होगा, तो हमने ये 21 कर दिया, 7 से बढ़ाकर 21 ये कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 32वें नंबर का प्रश्न है। ठीक है, ये 32वें नंबर का प्रश्न है इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न कि बेंचमार्क विकलांगता के अंतर्गत कितने से कितने वर्ष के पीड़ित बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर लागू किया गया था। जैसे मैंने अभी आपको पूरी तरीके से यहाँ पर पूरा रामायण बताए थे, भूल मत जाए। तो जो ये किया गया था 3 वर्ष से 16 या फिर 5 वर्ष से 18 या फिर 6 वर्ष से 18 या फिर 6 वर्ष से 16। तो आपको बता दें इसका जो ऑप्शन है बी सही है, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों जो ये जो टॉपिक लेके आया था वो शिक्षा नीतियों पर आधारित था। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप तुरंत या गए अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी साझा करें। और इसी प्रकार की निरंतर मैं सीरीज लेते हुए आऊँगा जो कि आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।